नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025 यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025। आर्थिक सर्वेक्षण आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसएससी, डीएसएसबी, स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी हो या फिर कोई टीचर से रिलेटेड एग्जाम हो, हर एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2025 का पूरा निचोड़ देखेंगे। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की हिस्ट्री की। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत में पहली बार 1950 और 51 के वित्त वर्ष के लिए बनाई गई थी। ठीक है, उस समय ये क्या होता था, भारत में जो बजट होता है उसी का एक पार्ट होता था। लेकिन आगे चलकर 1960s के डिकेड के आसपास क्या होता है कि इसको बजट से अलग कर दिया जाता है और बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पहले इसको अलग से पेश कर दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2025 में भारत में जो बजट होता है वो 1 फरवरी को पेश होता है। और इस तरह का ये जो नियम बनाया गया था, मोदी सरकार ने 2016 में बनाया था, क्योंकि उससे पहले भारत में जो बजट होता था फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश होता था। लेकिन 2016 से भारत में बजट 1 फरवरी को पेश होता है। तो 1 फरवरी से एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो प्रस्तुत हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कौन करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे भारत की वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत कराया जाता है। तो इस समय भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो उन्होंने ही 2025 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको प्रस्तुत किया। एक चीज और समझिएगा दोस्तों कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको रेडी कौन करता है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी पर आता है कि किसके द्वारा ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसको तैयार किया जाता है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है यानी कि वित्त मंत्रालय, उसी के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के समय जो पूरा का पूरा सुपरविजन होता है, या कह लो कि किसकी निगरानी में इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, तो जो हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, जिसको हम मुख्य आर्थिक सलाहकार बोलते हैं, तो उसके पूरे के पूरे निगरानी में इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। अब लास्ट चीज समझते हैं यहाँ पर कि इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में होता क्या है या इस सर्वेक्षण का मतलब क्या है दोस्तों। तो ये सर्वेक्षण कोई भी सरकार अपने पिछले 1 वर्ष के जितनी भी उपलब्धियां हैं या फिर कार्य हैं उनको बताने के लिए इसको प्रस्तुत करती है। जैसे भारत सरकार ने पिछले वर्ष जितना भी काम किया या किस सेक्टर में उसका क्या ग्रोथ रहा, ये सब जनता को बताने के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है। इकोनॉमिक सर्वे हर राज्य भी अपने अपने राज्य में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे भारत के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो भी 2025 का, जिसको रिसेंटली एक बार फिर से याद रखिएगा 31 जनवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब चलिए, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के क्या मुख्य हाइलाइट्स हैं या फिर क्या मुख्य बिंदु हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इंडियाज रियल जीडीपी एंड जीवीए ग्रोथ एस्टिमेटेड फॉर किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 25। तो जो वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी इसमें 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो इसके लिए भारत का जो रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी और जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो क्या होगा दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा 6.4%। आने वाले एग्जाम में आपसे 100% ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में भारत के वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के लिए क्या अनुमानित की गई है। तो एक बार फिर से याद रखिएगा 6.4%। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आंकड़ा आया है वो आया है रियल जीडीपी ग्रोथ टू ग्रो बिटवीन 6.3 to 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 26। यानी कि जब वित्त वर्ष 25 बीतेगा तो वित्त वर्ष 26 आएगा, और 26 में हमारा जो रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा वो क्या हो सकता है, इसका भी एस्टिमेशन यहाँ पे लगा दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कितना उसने लगाया है, तो 6.3 से लेकर 6.8% के बीच में, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है।
इसके बाद दोस्तों एक और आंकड़ा यहां पे समझिएगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पूंजीगत व्यय। सरकार क्या करती है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आप देख लो रोडवेज आपका हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, या फिर आप देख लो जो आपकी बिजली हो गई, तो इन सब पर जो सरकार पैसा खर्च करता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सरकार कहना चाह रही है कि जब हम वित्त वर्ष 20 में थे, यानी कि 2020 के फाइनेंशियल ईयर से 2024 के फाइनेंशियल ईयर के बीच हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो पूंजीगत व्यय है, वो 38.8% के हिसाब से बढ़ा है। तो एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है, यानी कि भारत सरकार कहीं न कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रयास कर रही है। और उसका रिजल्ट भी आप देखोगे दोस्तों कि भारत में जो सड़कों का निर्माण हुआ है नितिन गडकरी के नेतृत्व में, वो काफी सराहनीय है। इसके बाद दोस्तों एक चीज और समझते हैं, अगला आंकड़ा आरबीआई और आईएमएफ का यहाँ पे प्रोजेक्शन है। आरबीआई जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों ने क्या किया है, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, जिसको हम सीपीआई या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसको लेकर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अपना दिखाया है। इनका कहना है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 आने वाला है उसमें हमारा जो सीपीआई होगा वो जो गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया है 4% के आसपास का, उसी के आसपास रहेगा। अब आपको एक हिस्ट्री बताता हूं यहाँ पे। 2016 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इस कमेटी ने भारत में महंगाई का जो दर होगा, इन्फ्लेशन का जो रेट होगा, उसको टारगेट के रूप में फिक्स किया। कितने पे? 4 ± 2 पे। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अधिक से अधिक 6 हो सकता है और कम से कम 2। तो भारत सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उसका जो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट होगा वो 6 से 2 के बीच में होगा, इससे न तो ज्यादा न तो इससे कम। तो इस बार जो आरबीआई और आईएमएफ का प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे 4% के अराउंड पे ही है। तो इन्होंने बोल दिया है कि वित्त वर्ष 26 में भारत का महंगाई दर इसी के आसपास रहेगा। इसके बाद दोस्तों एक और डेटा यहाँ पे चेक करते हैं रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन की। अब देखिए जो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है इसको खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर, यानी कि ये जो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट था वो वित्त वर्ष 24 में 5.4% पे था, अब वो घटा है और अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि 4.9 पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा खुदरा इन्फ्लेशन रेट भी गिर रहा है, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट है वो भी गिर रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो एक समय निगेटिव में चला गया था, अभी 1-2% के आसपास बना हुआ है। तो महंगाई का जो कंडीशन है इस रिपोर्ट के अनुसार वो भारत में क्या है, एडजस्टेबल है दोस्तों। चलिए एक और डेटा यहां पे समझते हैं, जीएनपीए का मतलब होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दोस्तों। अब देखिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में पहले एनपीए समझो। एनपीए किसी भी बैंक के द्वारा दिया गया लोन का वो वाला हिस्सा होता है जिसकी रिकवरी या फिर जिसकी ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट लगातार 90 दिनों तक नहीं आ रही है बैंक के पास। जैसे एसबीआई ने मान लो किसी को पैसा लोन पर दिया और फिर वो उसकी ईएमआई हर महीने ले रहा है, लेकिन अगला व्यक्ति लगातार 90 दिन यानी कि 3 महीने से बैंक में अपने लोन की ईएमआई नहीं जमा कर रहा है, तो जो उसका लोन होगा वो एनपीए कहलाने लगेगा। और ऐसे जितने भी लोन होंगे उन सबको जीएनपीए बोला जाएगा, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसके मामले में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि जितने भी शेड्यूल बैंक हैं, शेड्यूल बैंक दोस्तों वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड लिस्ट में क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। तो वे सारे बैंकों का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो पिछले 12 वर्षों में बहुत ही एक तरीके से कह लो मैग्निफिसेंटली घटा है, और वो घटकर बिल्कुल लोवेस्ट लेयर पे आ गया है जो कि जस्ट 2.6% है। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंकों ने या फिर शेड्यूल बैंकों ने लोन बांटा हुआ है उनके लोन का इस समय भारत में मात्र 2.6% ही क्या है, एनपीए वाला हिस्सा है।
इसके बाद दोस्तों एक और डेटा यहाँ पे चेक करते हैं। डेटा यहाँ है कि दिसंबर 2024 तक इक्विटी और ऋण के माध्यम से, इक्विटी और ऋण यानी कि सरकार जो पैसा जुटाती है वो भी किसके माध्यम से, इक्विटी और डेब्ट के माध्यम से, वो लगभग 11.1 लाख करोड़ रुपया, जो कि पिछले साल की तुलना में 5% अधिक है। तो सरकार पर लोगों का भरोसा भी रहा। सरकार ने जो भी इक्विटी, डिबेंचर या फिर बॉन्ड पेपर जारी किए उसको खरीदकर जनता ने सरकार पर भरोसा कायम दिखाया और सरकार का जो ये डेब्ट कलेक्शन है या फिर कह लो ऋण का उगाही है, ये पिछले वर्ष की तुलना में 5% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रीव बाय 6%, यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो लगातार बढ़ रहा है। और ये कितने परसेंट के दर से बढ़ रहा है, तो 6%। तो बहुत मैग्निफिसेंटली यहाँ पे ग्रोथ रेट दिख रहा है हमारे एक्सपोर्ट में। और स्पेशली अगर हम सर्विसेज की सिर्फ बात करें, जैसे कि एक्सपोर्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती है, तो ओवरऑल तो हमारा एक्सपोर्ट 6% बढ़ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हम सर्विस की बात करें तो वहां पर जो ग्रोथ रेट है वो और ज्यादा मैग्निफिसेंट है, 11.6% दोस्तों। तो ये भारत सरकार के लिए बहुत ही बड़ा एक डेटा है, जिससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारत के जो सामान है या फिर भारत की जो सर्विसेज है वो अपनी एक वैश्विक पहचान भी बना रही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डेटा चेक करते हैं। वित्त वर्ष 23 में पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो 5% पर आ गया है। और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो 5% का टूरिज्म सेक्टर का योगदान जीडीपी में है, ये इससे पहले महामारी के पहले था। महामारी का मतलब क्या, जो कोविड-19 था, यानी कि 2020 में जब कोविड आया था, तो उसके पहले टूरिज्म सेक्टर कहीं ना कहीं जीडीपी में 5% या उसके आसपास का कंट्रीब्यूशन करता था। लेकिन पिछले 2020 से लेकर 21, 22, 23 तक जो है परफॉर्मेंस बड़ा गंदा रहा। लेकिन फिर से हम वापस से अपना जो टूरिज्म सेक्टर है उसको ग्रो किए हैं और एक बार फिर से ये 5% पर क्या किया है, रिटर्न हो गया है। तो ये भी एक बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है जो आपके जनने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। रिपोर्ट क्या है, इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो भारत इस समय बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश। किन चीजों के मामले में, तो ये बन गया है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना जैसी सेवाओं के मामले में। तो चाइना के बाद आज के डेट में इंडिया इंफॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इस तरीके से जो कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसके मामले में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एक डेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में अगला डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है फॉरेक्स एट USD 640 बिलियन, यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 640 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। और अगर आज के डेट में हम इस 640 बिलियन डॉलर को खर्च करें दोस्तों, तो भारत सरकार यहाँ पे एस्टिमेट करके बता रही है कि हम लगभग 10-11 महीने का जो इंपोर्ट है उसको खरीद सकते हैं एक साथ। और साथ ही जितना हमारे ऊपर विदेशी ऋण है, विदेशी डेप्ट है, फॉरेन डेप्ट जिसको एक्सटर्नल डेप्ट बोला जा रहा है, उसका लगभग 90% हम पे कर देंगे, यानी कि चुकता कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर बताया जा रहा है गवर्नमेंट के स्पेस विजन 2047 से रिलेटेड दोस्तों। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चल रही है 2047 के लिए। 2047 में हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो उसका जो सरकार थीम लेकर चल रही है डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047, यानी कि 2047 तक भारत को किसी भी हाल में हम डेवलप्ड कर देंगे, यानी कि विकसित कर देंगे। इंडिया इस समय डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, तो विकासशील से हम विकसित कैसे होंगे, उसी के लिए जो भी थीम, जो भी टारगेट सरकार रखती है उस पर आप देखोगे कि डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047 जरूर मेंशन करती है। तो हमारा जो स्पेस विजन है 2047 तक का, उसमें भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार यहाँ पे गिना रही है। हम गगनयान को सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, साथ ही यहाँ पे चंद्रयान 4 को भी कंडक्ट करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जिनका बाद में सरकार ने यहाँ पे उल्लेख किया है दोस्तों। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके बाद एक और डेटा की यहाँ पे बात करते हैं, ड्रास्टिक रिडक्शन ऑन स्मार्टफोन इंपोर्ट्स।
अब देखिए भारत में जो स्मार्टफोन्स हैं वो उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति के पास लगभग 1 या 2 स्मार्टफोन हैं। तो भारत में जो एक स्मार्टफोन यूज होते हैं, पहले ये मोस्टली एक्सपोर्ट होते थे, यानी कि इसको इंपोर्ट होते थे, पहले हम मंगाते थे। लेकिन सरकार ने जो मेक इन इंडिया पहल स्टार्ट की थी 2014 में, उसका ये प्रभाव हुआ कि मोस्टली जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपने फर्म इंडिया में ही स्टैब्लिश किए। और आप देखोगे कि आज के डेट में इंडिया का लगभग यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि 99% जो मैन्युफैक्चर्ड फोन है वो इंडिया में ही बन रहा है और इंडिया वालों के द्वारा यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम स्मार्टफोन का जो इंपोर्ट करते थे वो बहुत तेजी से गिरा है। और रिसेंटली एक और डेटा बता दूं दोस्तों कि अभी भारत दुनिया का चौथा स्मार्टफोन बेचने वाला देश बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश। अब देखिए एक डेटा यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सेक्टर से है। तो जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप डेयरी इंडस्ट्री देख लो या फिर आप देख लो फॉरेस्ट्री देख लो, हस्बेंड्रीज देख लो, तो इन सब सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की जीडीपी में वो अप्रोक्सीमेटली 16% है। तो अगर भारत में 100 रुपए कमाया जा रहा है तो 100 रुपए में 16% यानी कि 16 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एक डेटा दोस्तों यहाँ पे खरीफ फूड ग्रेन्स की है। खरीफ फूड ग्रेन्स का मतलब होता है वे क्रॉप्स जो स्पेशली रेन सीजन में या फिर कह सकते हो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जिसमें चावल हो सकता है, जूट हो सकता है, मक्का हो सकता है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्या है आप देखोगे खरीफ क्रॉप्स हैं। तो खरीफ क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि इस बार वो 1647 लाख मीट्रिक टन पहुंच जाएगा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन ज्यादा होगा। तो ये भी सरकार का डेटा बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिशरी सेक्टर का भी यहाँ पे एक तरीके से डेटा दिखाया जा रहा है कि जो मत्स्य पालन क्षेत्र है वो 8.7% की ग्रोथ रेट, और यहीं पे जो पशुधन क्षेत्र है जिसको हम लाइव स्टॉक सेक्टर बोल रहे हैं उसका जो ग्रोथ रेट है वो 5.8% का है। तो इनके ग्रोथ रेट भी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि सरकार जो स्वास्थ्य पे खर्चा कर रही है वो पहले 29% हुआ करता था, अब वो 48% बढ़ रहा है। ठीक है, पर एनम उसको क्या कर रहे हैं, इतनी तेजी से सरकार बढ़ा रही है। और सरकार की तो एक बहुत बड़ी योजना आप लोग सुने होंगे, पीएम जय जन आरोग्य मिशन या फिर आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत से भारत क्या टारगेट बनाया हुआ है कि लगभग 10 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या करेंगे, फ्री में निःशुल्क 1 साल में उनके लिए 5 लाख तक के इलाज की सुविधा बनाएंगे। तो सरकार का ये जो स्वास्थ्य पे खर्चा है वो 29% से बढ़कर अब 48% हो गया। तो जब सरकार का खर्चा बढ़ रहा है तो आम जनता की जेब पे इसका असर ही हो रहा है या आम जनता के खर्चे कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी डेटा बताया गया है कि आम जनता का जो स्वास्थ्य पे खर्चा है वो पहले 62% था, अब वो घटकर कितने पे आ गया है, लगभग 40% पे दोस्तों। और आज की रिपोर्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा और लास्ट डेटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। सरकार ये बता रही है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कि जो हमारी बेरोजगारी दर है 2017-18 में जो 6% के आसपास थी वो 2023-24 में घटकर कितनी हो गई, 3.2% दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे 2025 के उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल इसका जो पीडीएफ है आपको बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और एक बार फिर से उस पूरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। और इस तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियोस अच्छे लगे तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।